the discussion of the block of the assets, today we will discuss the written down value of any block of assets. देखिए, अब यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो जो रिटन डाउन वैल्यू होती थी वो सिंगल एसेट की होती थी, लेकिन यहाँ पे जो हम रिटन डाउन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट इज ऑफ द ब्लॉक ऑफ द एसेट्स. और ब्लॉक ऑफ एसेट्स जो है हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स जो है वो क्या होता है. ठीक है जी. तो ये एक एसेट जिसका जो ग्रुप ऑफ एसेट्स होती हैं विच आर फॉलिंग विद इन ए सेम क्लास और जिसके ऊपर सेम रेट अप्लाई होता है उसी को हम ब्लॉक ऑफ एसेट्स बोलते हैं. तो ये डिस्कशन जो है हमने कर ली थी. अच्छा, अब हमारे पास जब भी हमें ब्लॉक ऑफ एसेट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें रेट जो लगाना होगा वो ब्लॉक ऑफ एसेट्स के ऊपर लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ द एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट प्रीवियस ईयर वो चाहिए मुझे. लेकिन ये जो बिगिनिंग करंट प्रीवियस ईयर है वो कैसे आएगा? सिंपल है, ये देखिए, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट प्रीवियस ईयर कैसे आएगी? रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ द एसेट्स इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, राइट, माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड ऑन सच ब्लॉक फॉर सच प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. तो जिस करंट प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं, जिसकी बिगिनिंग में हमें रिटन डाउन वैल्यू चाहिए ब्लॉक ऑफ द एसेट्स की, उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? हमें ब्लॉक ऑफ एसेट्स जो उससे इमीडिएटली पिछला प्रीवियस ईयर है उसमें से हम उस साल की जो डेप्रिसिएशन है वो एक्चुअल में अलाउ करेंगे ब्लॉक के ऊपर, और जो बाकी बैलेंस बचेगा वो दैट वुड बी द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ द एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट प्रीवियस ईयर, राइट. उसके बाद एड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. अब यहां नई टर्म आ गई हमारी एक्चुअल कॉस्ट. इस साल अगर हमने कोई नई एसेट एक्वायर करी है तो उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो उसमें ऐड कर दी जाएगी, और साथ में लेस सेल प्राइस ऑब्लिक मनी पेबल स्क्रैप वैल्यू इफ एनी in respect of the assets sold, discarded, demolished or destroyed during the previous year. अब आपने कई बार क्या होता है कि आप एसेट को सेल कर देते हैं, कई बार एसेट आपकी डेमोलिश हो जाती है, कई बार एसेट आपकी डिस्कार्ड हो जाती है, कई बार एसेट आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो उस केस में या तो आपके पास सेल प्राइस मिलेगा या मनी पेबल, एक नई टर्म आ गई मनी पेबल की बात करता हूं, या फिर उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू होगी. उस वैल्यू को आपने उसमें से माइनस कर देना. माइनस करके आपके पास रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ द एसेट्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर आ जाएगी. और मुझे प्रीवियस ईयर की, और ये ध्यान रखना कि दिस अमाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव फिगर होनी चाहिए. अब ये जो आपके पास अमाउंट आया इसके ऊपर हम क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. लेकिन अभी तो हमें क्या चाहिए थी? रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एनी ब्लॉक ऑफ द एसेट्स चाहिए थी. तो दोबारा से रिवीजन कर रहा हूं. Written down value of the block of the assets at the beginning of the current previous year. Add actual cost of the asset acquired during the previous, जो नई एक एसेट आपने एक्वायर करी इस साल वो, और उसके बाद जो है लेस सेल प्राइस और मनी पेबल और स्क्रैप वैल्यू इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डेमोलिश्ड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो माइनस करना है. और आपके पास बच गया फिर रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर. और इसके ऊपर अब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. लेकिन इससे पहले ये टर्म है आपके पास मनी पेबल. मनी पेबल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि अगर आपने उस एसेट की इंश्योरेंस करवा रखी है तो इंश्योरेंस से आपको अमाउंट मिल सकता है, या उसकी जो साल्वेज वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है, वो आपको हो सकता है, या कंपनसेशन मनी जो भी पेबल है दैट वुड बी टेकन हियर एज ए मनी पेबल, या द प्राइस फॉर विच द एसेट इज सोल्ड इफ इट इज सोल्ड. अगर इसको सेल कर दिया गया है तो मनी सेल प्राइस जो मैंने आपको लिखा है वही आपका इसको मनी पेबल बोलेंगे. तो नोट मैंने आपको बताया कि इन द केस ऑफ द एसेट इज एक्वायर्ड इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, द एक्चुअल कॉस्ट टू द असेसी शैल बी डीम्ड एज रिटन डाउन वैल्यू. मान लीजिए कि यहां पे आपके पास नील है और ये ही सिर्फ एक एसेट है, तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा आपका एक्चुअल कॉस्ट. मैं आपको एक छोटा सा इंस्टांस आपको बताता हूं, फिर उससे या पहले मैं इसी के डिस्कशन कर लेता हूं, फिर उसके बाद बात करता हूं. अब मेरे पास आ गई डेप्रिसिएशन.
अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक एज ऑन लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये जो आपने कैलकुलेट करी, इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर दैट ब्लॉक। आपने देखा कि ब्लॉक जो है, हम ग्रुप ऑफ एसेट्स जो क्लास है लेकिन सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 100। इस तरह से हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं। आइए थोड़ी सी एप्लीकेशन करते हैं, फिर आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि मेरे पास ब्लॉक है बिल्डिंग का जिसके ऊपर 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। देखिए, ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2019 6 लाख। लेकिन यहां पे मुझे ये नहीं पता कि इस ब्लॉक ऑफ एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ए, बी एंड सी बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग्स हैं जिसकी वैल्यू जो है वो 6 लाख रुपए है, ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू। तो यही कहा जी मैंने आपको, रिटर्न डाउन वैल्यू बिगिनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट प्रीवियस ईयर। उसके बाद क्या हुआ, अगर मैं ये ना लिखूं ए बी सी तो आपको कोई पता नहीं चलेगा कि 6 लाख रुपए में कौन कौन सी एसेट्स हैं, राइट, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें पता होता है। एड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मान लीजिए कि हमने बिल्डिंग डी जो है एक नई एसेट एक्वायर करी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद हम एक्चुअल कॉस्ट की भी बात करेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, दैट आई वुड डिस्कस। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मान लो बिल्डिंग डी कर ली, कितने की, 4 लाख रुपए की। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ब्लॉक कितना हो गया जी हमारे पास, तो कॉस्ट ऑफ ब्लॉक हो गया मेरे 10 लाख रुपीज। यही कहा जी आपने, एड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, राइट। उसके बाद हमने कहा लेस सेल प्राइस मनी पेएबल ऑफ, मान लीजिए कि ये जो बिल्डिंग ए है, सपोज करते हैं कि बिल्डिंग ए इसमें से उसको सेल कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया गया, उसके बाद उसका सेल प्राइस जो है 3 लाख रुपए है, हमने उसको भी माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 31 मार्च 2020, कितनी आ गई, 7 लाख। यही कहा हमने, लेस सेल प्राइस मनी पेएबल स्क्रैप वैल्यू इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड डिस्कार्डेड डेमोलिश्ड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये माइनस कर दिया। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। लो जी, हमने भी क्या किया, रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2020 7 लाख रुपीज। रेट क्या है जी डेप्रिसिएशन का, 10%। तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% दैट इज ऑफ 70,000 रुपीज। अब मेरे को रिटर्न डाउन वैल्यू 1 अप्रैल 2020 का जो बिगिनिंग में मिलेगा वो मिलेगा 6,30,000, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एसेट्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, अगर मैं इन एसेट्स को ना बताऊं, सिर्फ मुझे उस ईयर की एसेट का पता चल सकता है जो मैंने उस एसेट में ईयर में एक्वायर की गई है। बस ये फर्क है, ये दिस इज ओनली द डिफरेंस, क्योंकि ब्लॉक में बहुत सारी एसेट्स हो सकती हैं। इससे रिलेटेड जो टेक्निकल एस्पेक्ट है मैं फिर आगे पर डिस्कस करूंगा। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास आया, जो आपने नई एसेट एक्वायर करी उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वो क्या होती है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। In case of a new asset, its actual cost is to be added in the value of the block of assets. बिल्कुल अभी हमने सीखा। Definition of the actual cost is not exhaustive. Okay, it is therefore to be understood in accordance with the GAAP, generally accepted accounting principles. क्योंकि इनकम टैक्स ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो इसलिए हमें गैप के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने बिल्कुल पढ़ा हुआ है सर कि किसी भी एसेट की जो एक्चुअल कॉस्ट होती है क्या होती है। फिर भी मैं आपको यहां पे थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। परचेज प्राइस आ गया जी जो आपने दिया, उसमें आपने ऐड क्या करना है, कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू इट्स वर्किंग कंडीशन फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। एसेट का यूज करने के लिए उसको एक वर्किंग कंडीशन में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर रही है, दैट कॉस्ट इज टू बी एडेड इन द परचेज प्राइस। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, ये भी कॉस्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट है। एक्सपेंसेस ऑन इंश्योरेंस, फ्रेट, लोडिंग एंड अनलोडिंग, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। देन कॉस्ट इनकर्ड ऑन साइट प्रिपरेशन, राइट, वो भी आपका किसका होगा, एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन इसमें से आपने माइनस क्या कर देना, अगर आपको कोई ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट मिल रही है वो आपने उसमें से माइनस कर देनी। The amount of the credit in respect of duty claimed and allowed under the Central Excise Rule 1944 and asset acquired on after March 1st, 1994.
अगर आपने कोई ड्यूटी पे कर रखी है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर जो है वो आपको रिटर्न वापस करके आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई, तो वो वाला अमाउंट, उससे क्या होगी, आपकी एसेट की वैल्यू जो है वो आपको पैसा वापस मिल रहा है, इसलिए एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो वो परचेज प्राइस में ये आपने ऐड करने, ये माइनस करने, माइनस करने के बाद जो आएगा वो एक्चुअल कॉस्ट आएगा। तो आई होप कि अब आपको एक्चुअल कॉस्ट के बारे में भी क्लियर हो गया। तो अब बताइए, देखिए, और ये एक्चुअल कॉस्ट जो है एसेट कब होगी, जिस ईयर में आपने एसेट को एक्वायर किया होगा वही मिलेगी। उसके बाद तो वो किसमें पजल हो जाएगी, वो किसमें मिक्सअप हो जाएगी, वो मिक्सअप हो जाएगी जो ब्लॉक ऑफ द एसेट्स हैं। फिर हमें ब्लॉक ऑफ एसेट्स में नेक्स्ट ईयर ये नहीं पता चलेगा कि इसमें ए बी सी डी 4 एसेट्स हैं, राइट। तो इस तरह से एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट अक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अब ये भी पता चल गया, सेल प्राइस भी पता चल गया, मनी पेबल भी पता चल गया, इसलिए रिटर्न डाउन भी वैल्यू का भी पता चल गया, और साथ में हमें ब्लॉक ऑफ एसेट्स का भी पता चल गया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है हमें दे रखे हैं, स्पेसिफाइड कर रखे हैं, इसलिए अब हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन आई होता है कि हाउ इज डेप्रिसिएशन कंप्यूटेड। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ अब हम इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं, राइट। अब देखिए जी, यहां पे हमारे पास ये है हमारा हाउ इज डेप्रिसिएशन कंप्यूटेड, राइट। देखिए केस 1 ले रहा हूं, एसेट इज यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या करते थे, अगर आपने एक दिन एसेट का यूज किया तो आप एक दिन का डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। अगर आपने 360 दिन एसेट का यूज किया तो आप 360 दिन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे। अगर आप वहां पे एक महीना एसेट का यूज किया तो आप एक महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। मैं आपको वैसे बता दूं कि अगर एसेट का यूज आपने उस प्रीवियस ईयर में 180 दिन से नीचे किया, इसका मतलब है अगर आपने एक दिन भी एसेट का यूज किया, 1 से लेकर के 179 डेज तक अगर आपने एसेट का यूज किया है, तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा दैट वुड बी 50%। अब 50% आपकी इच्छा है, या तो रेट हाफ कर लीजिए या अमाउंट हाफ कर लीजिएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, एन एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जिस ईयर में आपने एसेट को एक्वायर किया है उसी ईयर की बात है, क्योंकि अगले साल से तो वो रूटीन में आ जाएगा, वो 360 डेज में चला जाएगा। उसके बाद है इट इज पुट टू यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द सेड प्रीवियस ईयर। उसी प्रीवियस ईयर में उसको यू हैव टू पुट इट इनटू यूज फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। और तीसरी यह है कि इट इज हाउ एवर पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज इन दैट प्रीवियस ईयर। और उसका यूज उस प्रीवियस ईयर में अगर 180 दिन से कम है, ध्यान रखना, तो बस एक ही कंडीशन है, 180 दिन, 180 दिन से नीचे और 180 दिन से ऊपर। अगर आपने 181 डेज के लिए उसका यूज कर लिया तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन, तो 100% डेप्रिसिएशन। और अगर बाय द वे आपने एक दिन से लेकर के 170 डेज 9 डेज तक अगर आपने उसका यूज किया, इवन एक दिन यूज किया जाएगा तो डेप्रिसिएशन 50%। सर ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो बहुत ही डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट था। इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूं कि इनकम टैक्स के एक्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। So depreciation in respect of such asset is restricted to 50% of the amount computed at a percentage prescribed for the related block of the assets or the asset or the asset. ये applicable only for the previous year in which the asset is acquired. उसके बाद नहीं। जिस previous year में आपने asset को acquire किया है और वो जो asset उस block of asset की पार्ट बन गई है, उसी एसेट के ऊपर ये लगाएगा, क्योंकि सब्सिक्वेंट ईयर में तो फुल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाएगा। आप चिंता न कीजिए, मैं इसको फिर आपके साथ डेफिनेटली, ये देखिए अब आपको मैं बता देता हूं। व्हेन द एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखिए एसेट एक्वायर करी आपने 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है, और उसका यूज में लाए आप 21 दिसंबर 2019 को। ये तो हमें पता है कि ये जो प्रीवियस ईयर है वो 1920 है। 1 अप्रैल भी 1920, यूज भी किसी प्रीवियस ईयर में किया, 1920 में ही किया, ठीक है जी। लेकिन अब क्या हुआ, 21/12, अब तो दिसंबर के कितने हो गए जी, 9 दिन हो गए, जनवरी के 31, फरवरी के 28 और मार्च के जो है आपके 31 दिन।
तो आपके सामने ही है कि 9 दिन, 31 दिन, 28 दिन और 31 दिन। कितने हुए जी? 99 डेज। अब बताइए, इट इज लेस देन 180 डेज। अगर लेस देन 180 डेज है, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? हाफ। एक और केस लेते हैं। एसेट एक्वायर्ड ऑन 21 दिसंबर 2019, ठीक है जी, 21/12/2019 को, और यूज भी किस दिन कर दी? 21/12/2019, उसी दिन यूज कर दी। अब बताइए इसके लिए भी क्या हुआ? 99 डेज। तो यहां पे डेप्रिसिएशन क्या है? लेस देन 180 डेज यूज है, इसका हाफ होगा। अब देखिए, एसेट इज एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019, तो 1 अप्रैल को किया यूज, और यूज पुट टू यूज भी कब करी? 1 अप्रैल 2019। क्या हुआ जी? पूरा कितना हुआ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, क्या हुआ? 180 दिन से ज्यादा हुआ ना जी। तो इट इज मोर देन 180 डेज। अगर मोर देन 180 डेज है तो इसलिए इसका डेप्रिसिएशन क्या होगा? फुल चार्ज होगा। देखो, दो मेथड है। अगर 10% ऑफ डेप्रिसिएशन तो हाफ कर दीजिएगा, या फिर 10% का कैलकुलेट करके अमाउंट को हाफ कर दीजिएगा, या पीरियड हाफ कर दीजिएगा, जो आपने करना है। अगर आप 1 साल का यूज करें तो 6 महीने का यूज कर लीजिएगा, ठीक है जी, आपके ऊपर है जैसे कैलकुलेट करिएगा। अब देखिए, एसेट को एक्वायर कब किया? 25 फरवरी 2019। बताओ जी, ये तो मेरा 19-20 तो कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 2019 को। उसका पुट टू यूज कब हुई? 21/12/2019। 21/12/2019। अब बताओ जी, ये तो जी पिछले साल का है, इसलिए कौन से प्रीवियस ईयर का है? 18-19। तो ये फायदा कब मिलेगा? 18-19 में मिलने वाला था, वहां आपको हाफ डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर, इस साल तो अब क्या होगा? फुल ईयर का डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। हाँ जी, यहां तक आपकी बात क्लियर हुई? तो मैंने क्या कहा आपसे? एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, राइट? इट इज पुट टू यूज फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस प्रोफेशन ड्यूरिंग द सेड प्रीवियस ईयर, उसी प्रीवियस ईयर में उसका यूज हो गया। However, put to use for less than 180 days in that previous year. So depreciation in respect of such asset is restricted to 50% of the amount computed at the percentage prescribed for the related block of assets or the asset, applicable only for the previous year in which the asset is acquired. अब देखिए, ये क्या था? 18-19 था, तो 19-20 में ये एप्लीकेबल नहीं हुआ। प्रीवियस ईयर, इन सब्सिक्वेंट ईयर फुल डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड। इसलिए ये कौन सा सब्सिक्वेंट कौन सा होगा? 18-90 के बाद कौन सा होगा? 19-20 में इसके ऊपर कौन सा डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा? फुल डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड। अब मुझे लगता है कि अब आपको ये 180 डेज वाला जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो गया। केस नंबर 2 है कि रिटन डाउन वैल्यू इज रिड्यूस टू 0। बिल्कुल, ये भी मैं आपको डिटेल में बात करूंगा। There may or may not be any asset existing in the block at the end of the previous year. No depreciation is allowed, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ये मैं आपको कंडीशन बिल्कुल समझाऊंगा। यहां पे क्या है? एसेट है, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू क्या हो चुका है? 0 हो चुका है। अगर 0 हो जाए तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। मैं आपको चिंता न करिए, अब मैं इसका जो कंसेप्ट है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डिटेल में शेयर करूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप यहां पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। एक है रिटर्न डाउन, केस नंबर 3, क्योंकि एग्जाम में ना यही तंग करेगा आपको। नो एसेट एग्जिस्ट इन द ब्लॉक। जैसे मैंने आपको इंस्टांस में बताया, ए बी सी डी एसेट है, सारी की सारी एसेट जो है वो, अब जैसे मान लीजिए कि ए बी सी थी, अब उसमें से क्या बी सी बेच दी, लेकिन ए है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो नील आ जाती है। अगर नील आ जाती है तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। यहां पे क्या है? सारी की सारी एसेट्स बेच दी। देयर इज नो एसेट एग्जिस्ट इन द ब्लॉक एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो भी आपने डेप्रिसिएशन जो है, नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड बिकॉज नो एसेट एग्जिस्टिंग इन द रेलेवेंट ब्लॉक। लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो सकता है। चिंता नहीं है, ये मैं आपको जो केस नंबर 2 और 3 है, इसको मैं आपको बिल्कुल आपको एक सिंपल एग्जाम्पल को लेकर के आपके साथ में इसको डिस्कस करूंगा, जिसकी वजह से ये सीधा आपके दिमाग में चला जाए और एग्जाम में भी आप न्यूमेरिकल में कोई ये वाली गलती ना करें, क्योंकि स्टूडेंट जनरली यहां पे गलती करता है। तो अभी तक आपको जो मैंने कंसेप्ट बताया वो ये बताया 180 डेज वाला, और जिसको मैंने प्रूव करके भी आपको बताया। ठीक है जी, अब इन कंसेप्ट्स के ऊपर मैं मूव करता हूं और वो वाला कंसेप्ट आपसे शेयर करता हूं। देखिए जी, अब आ गया जी मेरे पास ये
सपोज कर, दो केसेस ले रहा हूं मैं, वेयर पार्ट ऑफ द ब्लॉक इज सोल्ड, रिटन डाउन वैल्यू इज रिड्यूस टू जीरो, देयर मे और मे नॉट बी एनी एसेट एग्जिस्टिंग इन द ब्लॉक, यानी कि एसेट उसमें एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग का ब्लॉक है 10% वाला। ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019 कितनी है जी? 5 लाख रुपए, जिसमें कौन कौन सी एसेट्स हैं? ए, बी एंड सी। उसके बाद मैंने एक परचेज एसेट को परचेज किया, डी को, 1 अगस्त 2019 को 4 लाख रुपए में। मेरा कॉस्ट ऑफ ब्लॉक कितना हो गया जी? 9 लाख रुपए। अब मुझे ब्लॉक में पता है कि 4 एसेट हैं, ए, बी, सी एंड डी एसेट्स हैं, राइट। अब मैंने क्या किया, लेस सेल प्राइस ऑफ एसेट ए एंड बी, 2 एसेट मैंने बेच दी, ए और बी एसेट बेच दी। 2 पॉसिबिलिटीज ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं? या तो हो सकता है कि मैंने वो एसेट 7 लाख में बेच दी। अगर मैंने 9 लाख रुपए की एसेट आपकी 7 लाख में बेच दी, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मैं उसमें से क्या कर देता हूं? माइनस कर देता हूं ना, जो सेलिंग प्राइस है, क्या कर देता हूं जी? उसको सेल कर देता हूं। यही सीखा था जी हमने, ओके। अगर सीखा था तो ये रिटर्न वैल्यू आपकी 31 मार्च 2020 को कितनी आ गई? 2 लाख रुपए। सर आप बोलेंगे कि अभी अभी तो मैंने 4 लाख की एसेट खरीदी और सीधी वैल्यू 2 लाख रुपए हो गई। तभी तो मैं बोल रहा हूं कि ये जब मैं ब्लॉक ऑफ एसेट्स की बात करता हूं तो मैं इंडिविजुअल एसेट्स की बात नहीं करता, क्योंकि दूसरी एसेट्स जो है वो इस एसेट्स के जो कॉस्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यही तो फर्क है आपका इनकम टैक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। क्योंकि आप बोलेंगे मैंने 4 लाख रुपए की एसेट खरीदी और अभी अभी वो 2 लाख रुपए पहुंच गई ना जी, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि इस ब्लॉक में कौन सी एसेट्स हैं, लेकिन जिस ईयर में एसेट को परचेज किया उस ईयर मुझे पता चल गया कि एसेट डी की कॉस्ट 4 लाख रुपए है, तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2020 जो है कितनी आ गई? 2 लाख रुपए। उसके ऊपर मेरा डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% कितना हो गया? 20,000 रुपए। और रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2020 कितना हो गया? 1,80,000। लेकिन अभी मेरे पास क्या है? एसेट एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि ए, बी, सी, डी में से सिर्फ ए एंड बी बेच दी हैं, सी और डी जो है एग्जिस्ट कर रही हैं, इसलिए जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वही कैलकुलेट होगा। यही बात मैंने की आपके साथ। अब मैं आगे चल रहा हूं। मान लीजिए कि 9 लाख रुपए की एसेट थी, उसको आपने कितने में बेच दिया? 11 लाख रुपए में बेच दिया। अब जब मैं 11 लाख में बेचूंगा तो बताओ रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी रहेगी? सर रिटर्न डाउन वैल्यू तो -2 लाख। अरे माइनस नहीं होती, क्योंकि मैंने बताया था आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि अभी एसेट इसमें एग्जिस्ट कर रही है। अगर एसेट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि सी और डी एसेट हैं, तो यहां पे आपने उस वैल्यू को क्या कर देना? नील कर देना, रिड्यूस टू 0 कर देना। अब बताओ रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी? मेरी नील है, तो डेप्रिसिएशन नील के ऊपर 10% लगा लीजिए, क्या होगा? नील होगा। तो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ 1 अप्रैल 2020 कितना होगा? नील होगा। नील होगा तो नेक्स्ट ईयर के लिए कितना होगा? नील होगा, क्योंकि ब्लॉक में अभी भी एसेट एग्जिस्ट कर रही है। ये देखिए, इफ रिटर्न डाउन वैल्यू इज रिड्यूस टू 0, कब? देयर मे और मे नॉट बी एनी एसेट एग्जिस्टिंग इन द ब्लॉक एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, सो नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड। तो क्या हुआ जी? 9 लाख रुपए की एसेट आपने 11 लाख में बेच दी, तो इसमें आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों होता है? क्योंकि ये डेप्रिशिएबल एसेट है, इस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। जब हम अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, कैपिटल गेन, तो वहां ये तंग करेगा आपको। तो कैपिटल गेन में आपका 2 लाख रुपए टैक्सेबल होगा, लेकिन कहां होगा? कैपिटल गेन के चैप्टर में होगा। बिजनेस और प्रोफेशन में ये टैक्सेबल नहीं होगा। यहां जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो नील होगा। तो बात क्लियर हुई जी यहां पे। तो क्यों नील आया? क्यों? और यहां पे मैंने क्या किया? सिर्फ पार्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट इज सोल्ड। अगर ऐसी दिक्कत है तो ये आपने गांठ बांध लेनी है, जो मैंने आपको बताया। और ये तो नॉर्मल था, वो जो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ, तो यहां पे क्या है? क्योंकि ब्लॉक कंटिन्यू रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अभी एसेट इसमें एग्जिस्ट कर रही है। सो देयरफॉर आई रोट हियर ब्लॉक कंटिन्यूज बिकॉज एसेट्स इज एग्जिस्टिंग, राइट। अच्छा, अब आइए दूसरा इंस्टांस जो मैक्सिमम टाइम आपको परेशान करता है, क्या है? वेयर फुल ब्लॉक इज सोल्ड। अब सारी एसेट्स को सेल कर दिया गया, तो क्या होगा वो भी बात कर लेते हैं। ये देखिए, ब्लॉक है, बिल्डिंग है 10% से। ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2019, ए, बी और सी 3 एसेट्स हैं, जिसकी वैल्यू है 5 लाख रुपए। आपने एक नई एसेट खरीद ली 1/8/2019 को 4 लाख रुपए में। अब आपके कॉस्ट ऑफ ब्लॉक कितने हो गए? 9 लाख रुपए। अब मान लीजिए कि अब आपने सारी की सारी एसेट्स को बेच दिया। कितने में? ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी पहले थी, डी ये थी। सारी की सारी ब्लॉक को आपने क्या कर दिया? सेल कर दिया। 2 पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी है कि आपने 9 लाख की एसेट को 7 लाख रुपए में सेल कर दिया।
अगर आपने 7 लाख रुपए में सेल कर दिया तो अब एसेट तो कोई बची नहीं, इसलिए अब हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 31 मार्च 2020 क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। अब आप बोलेंगे 2 लाख रुपए क्यों नहीं आ रहा है? अरे 2 लाख रुपए कैसे आएगा जब एसेट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए इसकी वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। लेकिन 9 लाख रुपए की एसेट अगर आप 7 लाख में बेचोगे तो ये लॉस हो गया मेरा, जिसको मैं बोलता हूं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। 2 लाख रुपए का लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, जो कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं होगा। वो कहां होगा, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन का चैप्टर होगा। यहां आपके पास कैपिटल लॉस नहीं हो सकता था जहां पे पूरा ब्लॉक ना बेचा हो। जब पूरा ब्लॉक बेच दिया जाए तभी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है, अदरवाइज नहीं होता, ये ध्यान रखना आपने। अब यहां नील हो गया तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% कितना हो गया जी, नील हो गया। रिटर्न डाउन वैल्यू एज 1 अप्रैल 2000, नो रिटर्न डाउन वैल्यू, क्योंकि जब एसेट ही नहीं बची तो रिटर्न डाउन वैल्यू कहां से बचेगा। ठीक है जी, तो क्या बोला था जी मैंने, केस नंबर 3, नो एसेट एग्जिस्ट इन द ब्लॉक, देयर इज नो एसेट एग्जिस्टिंग इन द ब्लॉक एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। क्या रिप्लाई था, नो डेप्रिसिएशन अलाउड बिकॉज नो एसेट एग्जिस्टिंग इन द रेलिवेंट ब्लॉक। हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो सकता है। देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कब होगा, तभी होगा जब ब्लॉक में एसेट्स नहीं हो। अब मान लो दूसरी सिचुएशन ले लेता हूं मैं, 9 लाख रुपए की एसेट मैंने 9 में बेच दी, तो क्या हो गया, तो रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होगी, नील हो गई। डेप्रिसिएशन भी क्या होगा, नील। नो रिटर्न डाउन वैल्यू क्योंकि एसेट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तीसरी पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, 9 लाख रुपए की एसेट आपने कितने में बेच दी, 11 लाख में, ए बी सी डी। अब मेरे पास जब एसेट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो रिटर्न डाउन वैल्यू भी क्या होगा मेरा, नील। डेप्रिसिएशन भी क्या होगा, नील। रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होगा, नील। लेकिन 9 की 11 में बेची है तो क्या होगा, कैपिटल गेन होगा, जो मैंने आपसे ऊपर भी डिस्कस किया, जो कहां पे मैंने पार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ द एसेट में कहा था। तो ये 2 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। क्यों होगा, क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट्स के ऊपर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। 2 तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म। लेकिन ध्यान रखना ये आपको परेशान करेगा, तो आगे मैं फिर हमें इजी हो जाएगा कैपिटल गेन में इसको डिस्कस करना कि जितनी भी डेप्रिशिएबल एसेट्स होती हैं, तभी हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे इसकी रिलेवेंस है, तो वहां पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये जो तीनों केसेस हैं वो शायद आपको क्लियर हो गए होंगे। एसेट इज यूज फॉर लेस देन 180 डेज 50%, 180 डेज से ऊपर हो गए तो फुल डेप्रिसिएशन चार्ज। रिटर्न डाउन वैल्यू इज रिड्यूस टू 0 व्हेन देयर मे बी एनी एसेट एग्जिस्टिंग, यानी कि पार्ट ऑफ द एसेट्स आर सोल्ड, नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड। अब कोई भी एसेट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, लेकिन यहां शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नहीं हो सकता, यहां शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और गेन दोनों हो सकते हैं। यहां सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि एसेट एग्जिस्ट करेगी और उसका जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो फर्दर मूव करेगा। तो मुझे लगता है कि अब ये पॉइंट भी अब आपको क्लियर हो गया कि हाउ इज डेप्रिसिएशन, हाउ इज डेप्रिसिएशन कंप्यूटेड। ठीक है जी। अच्छा, अब जब अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो हम अब नए कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं, और वो है हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो अब आपको पता है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन कहां पे हमने शुरू किया था, ये देखिए यहां पे आपने किया था कि ये डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32, एक था नॉर्मल डेप्रिसिएशन फॉर ब्लॉक ऑफ द एसेट्स जो हमारा कंप्लीट हो गया। एक हमने डिस्कस किया था नॉर्मल एसेट वाइज डेप्रिसिएशन जो पावर जनरेटिंग कंपनीज के ऊपर है। अब रह गया हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग आर्टिकल्स और थिंग्स के बारे में जो है उसके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन राइज होता है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन, नाम ही बोल रहा है एडिशनल। एडिशनल का मतलब है इन एडिशन टू नॉर्मल डेप्रिसिएशन। सारी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा, लेकिन इन एडिशन टू नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको एक एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। वो इसलिए दिया जाता है कि जो यूनिट्स हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके, लोग उसका बेनिफिट ले सके, एक बूम आ सके इंडिया में, इंडस्ट्रियल हब बन जाए, सारी प्रोडक्शन यहां पे हो। इसलिए ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अलावा आपको एक एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन बोलते हैं। नॉर्मल डेप्रिसिएशन किसके लिए एप्लीकेबल होता है जी? सर ऑल एसेट्स के लिए होता है, तो क्योंकि आपके साथ कंपेरिजन भी करना है। फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन किसके लिए होगा? तो एडिशनल डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल टू, क्योंकि अगर आप वहां बुक्स में भी पढ़ेंगे तो वहां लिखा होता है न्यू प्लांट एंड मशीनरी।
तो कौन सा होगा इसका? न्यू प्लांट एंड मशीनरी किसके पास होगा? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एसएससी के पास होगा, बाकियों के पास नहीं होगा। क्लियर है जी? तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एसएससी जब मैंने बात की, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की बात करी, इसका मतलब जहां प्लांट एंड मशीनरी मैकेनिकल कॉन्ट्रावेंसेस है। और कहां एप्लीकेबल होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एसएससी, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी की कंपनीज हैं जो कि पावर को जनरेट कर रही हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है विद इफेक्ट फ्रॉम 2013-14। लेकिन ज्यादातर हमारा फोकस किसके ऊपर होगा? इसके ऊपर होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। तो क्या हुआ जी? अब एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन किसके ऊपर? न्यू प्लांट एंड मशीनरी। ध्यान रखना, प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू। और दूसरा है एट द रेट ऑफ 20% एंड 30%। ऑब्लिक किया है मैंने 35% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द न्यू प्लांट एंड मशीनरी। जो आपने नई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन मैंने आपको दे रखी है, उसके ऊपर आपने कभी 20% रेट लगाना, कभी 35%। मैं बताऊंगा आपको 35% कहां लगाना है, 20% कहां पे आपने लगाना है। लेकिन इफ द न्यू प्लांट एंड मशीनरी पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, यानी कि 20 का 10 बन जाएगा और 35 का 17.5% बन जाएगा। ये कंसेप्ट हमने सर अभी पढ़ा है। लेकिन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल नॉट बी अलाउड इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से? शिप एंड एयरक्राफ्ट, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट होंगे, लेकिन नहीं होगा। सेकेंड हैंड मशीनरी, ध्यान रखना मैंने, क्योंकि यहां लिखा है न्यू। प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, कई बार ऑफिस में इंस्टॉल करते हैं, रेजिडेंस में, गेस्ट हाउस में। अगर अरे भाई प्लांट एंड मशीनरी यहां पे तो होगी ही नहीं, अगर होगी भी तो भी वो एडिशनल डेप्रिसिएशन उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा। एनी अदर अप्लायंसेस जैसे कंप्यूटर वगैरह, प्रिंटर वगैरह आपने लगा रखे हैं, दीज आर नॉट एप्लीकेबल। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में मोटर कार और ट्रक वगैरह जो है, इनके ऊपर भी जो है वो एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। अब मैं आपको बता रहा था कि एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट वैसे 20% है। 15% मान लो अगर नॉर्मल है तो 20% आपका एडिशनल मिलेगा, लेकिन 15% के साथ आपको 35% मिलेगा। कहां मिलेगा? वो यहां मिलेगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द 35% अंडरटेकिंग लोकेटेड इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया इन द स्टेट्स ऑफ, स्टेट के बैकवर्ड एरिया जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं, वहां पे अगर आपने अंडरटेकिंग लगा रखी है और वहां पे अगर आप नई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं, तो वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं? आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार है और वेस्ट बंगाल है। लेकिन ये जो नई एसेट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, दैट शुड बी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड बिटवीन 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2020। इसके बीच में यहां इंस्टॉल होनी चाहिए, तो वहां पे 20% वाला रेट क्या बन जाएगा? 35%। तो नॉर्मल प्लस एडिशनल, नॉर्मल प्लस एडिशनल। और ध्यान रखना, एडिशनल डेप्रिसिएशन कभी ब्लॉक पे नहीं लगता। एडिशनल डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द न्यू प्लांट एंड मशीनरी, और वो उसी साल लगेगा जिस साल आपने एसेट को एक्वायर किया हुआ है। ठीक है जी बात? ओके। तो ये जो अब हमने आपसे ये जो बात करी, ये थी हमारी एडिशनल डेप्रिसिएशन की। अच्छा, अब इससे पहले जो मैंने आपको सेलिंग प्राइस की बातें करी थी, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आपने पार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ द एसेट सोल्ड है, फुल ब्लॉक इज सोल्ड है, तो उसका भी मैं आपको एक छोटा सा जो समरी है मैं फटाफट से बता देता हूं। देखिए, पार्ट ऑफ द ब्लॉक इज सोल्ड, अगर सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स, रिटन डाउन वैल्यू होगी, डेप्रिसिएशन होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नहीं होगा। इफ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स, रिटन डाउन वैल्यू नील होगी, डेप्रिसिएशन नील होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। सारी बातें डिस्कस की, मैंने जस्ट एक समरी यहां बना दिया आपको। ब्लॉक विल कंटिन्यू इवन रिटन डाउन वैल्यू इज नील, क्योंकि पार्ट बेचा है, ब्लॉक विल कंटिन्यू। उसी तरह से है फुल वैल्यू इज सोल्ड, इसका मतलब ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, अब ब्लॉक नहीं रहा, तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ ब्लॉक, तो क्या होगा? रिटन डाउन वैल्यू नील हो जाएगी, डेप्रिसिएशन नील हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, क्योंकि अब एसेट नहीं बची। Selling price is greater than cost of the block of assets, so return down value is nil, depreciation is nil, and short term capital gain is also nil. ठीक है जी? तो ये मैंने आपको एक जो छोटी सी समरी
इसकी समरी जो थी वो आपको दी है। जब आप पार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट को बेचते हैं, पार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स को बेचते हैं, और व्हेन फुल ब्लॉक ऑफ एसेट इज सोल्ड, जो मैंने आपको एक डिफरेंट फिगर्स लेकर के जो बात करी उसकी समरी मैंने आपको ये बना दी मैंने आपके सुविधा के लिए, जो है कि आप कभी भी इसको ना भूलें। क्लियर है जी यहां तक? तो चलिए जी, अब हम ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसकी पूरी एप्लीकेशन करते हैं। ये लीजिए जी, अब हमारे पास आ जाता है ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मेसर्स राम एंड ब्रदर्स हैव फॉलोइंग एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2019। ये है एसेट्स और ये रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019, और ये एडिशंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है, और स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट पुट आउट ऑफ यूज ड्यूरिंग द ईयर, इसको बाहर कर दिया गया, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है आपका 5 जो भी है। तो पहली एसेट है हमारी प्लांट एंड मशीनरी, ये आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी है, ये हमने एडिशन करी है, ये स्क्रैप वैल्यू है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%। उसके बाद एयरक्राफ्ट है, ये 34,50,000 है, एडिशंस कोई नहीं है, स्क्रैप वैल्यू कोई नहीं है, जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 40%। उसके बाद पेटेंट राइट है, यहां कुछ नहीं था, 8 लाख रुपीज हमने इस साल एडिशन करी है, बेचा कुछ नहीं है, 25%। टेक्निकल नो हाउ सारी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है, यहां कुछ नहीं था, 6 लाख रुपए का है, स्क्रैप वैल्यू नील है, रेट 25% ही होगा। नहीं भी दे रखा हो एग्जाम में तो भी आपको चिंता नहीं करनी है, आपको एक रेट तो माइंड में रखना ही है, 25%। मोटर बसेस एंड लॉरीज हैं, 6,40,000 है, 2,80,000 की एडिशन करी है, 4,15,000 को सेल कर दिया है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 30%। उस तरह से इंपोर्टेड कार है, नील है, 3,60,000 है, नील है, और 15% है। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विच फर्म कैन क्लेम फॉर द असेसमेंट ईयर 202021 एंड ऑल्सो कैलकुलेट द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2020। न्यू बस वॉज ब्रॉट इन टू यूज फ्रॉम 1 दिसंबर। तो आप देख लीजिएगा 180 डेज से कम है। प्लांट एंड मशीनरी 1/7/2019, तो ये भी देख लीजिएगा कि 180 डेज से कम है, ये ज्यादा है। पेटेंट राइट्स एंड टेक्निकल नो हाउ 1 नवंबर 2019 है, अब ये 7 है तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 ज्यादा है, तो इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी यहाँ 182 से ज्यादा है। लेकिन ये नवंबर है तो यहाँ 180 डेज से कम है, ये 180 डेज से कम है। इंपोर्टेड कार 1/6/2019 है, तो ये तो ज्यादा है। इसलिए अब हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाने पड़ेंगे, ब्लॉक ऑफ द एसेट्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये भी प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है, 15% ब्लॉक आ जाएगा। उसके बाद अगर आप 30% में देखें तो ये मोटर कार, ये भी क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है आपके पास। उसी तरह से अगर आप एयरक्राफ्ट को देखें तो ये भी प्लांट एंड मशीनरी है, और बाकी क्या है मेरे पास, पेटेंट राइट और ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं। और साथ में हमें 180 डेज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जहां जहां हमें दिक्कत होगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये पहले हमारा सोल्यूशन है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स है। तो पहला ब्लॉक हमारे पास क्या आ गया जी, ये है जी 15% ब्लॉक। तो प्लांट एंड मशीनरी, और देखिए अगर इसको कार को देखें तो कार के ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या चेंज 15% है, तो ये एक ही ब्लॉक में जाएंगे क्योंकि दोनों क्या है, प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है। हमने प्लांट एंड मशीनरी आपको डिफाइन करके दी थी कि उसका मतलब क्या होता है। तो प्लांट एंड मशीनरी एंड कार 15% ब्लॉक बन गया जी मेरा। तो रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2019 दे रखी है जी मेरे पास, कितनी, 42,20,000 लिख दिया जी हमने। एट कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, ये देखिए 6,90,000 रुपए की, ये हमने लिख दी। उसके बाद हमने कार खरीदी है, ये भी उसी की है, 3,60,000 रुपीज की, तो 3,60,000 रुपीज भी उसमें ऐड कर दिया, राइट। लेकिन इसका जो है आपने देखा होगा कि जो इंपोर्टेड कार्स है वो लेट जो है वो डिस्कस की गई है, इसलिए जो है 180 डेज की जो दिक्कत है वो यहाँ पे आएगी। ओके, तो यहाँ पे अब मेरा पास टोटल हो गया 52,70,000 लेस मनी रियलाइज्ड। ये देखिए, ये मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी मनी रियलाइज कितना है, 2,10,000 रुपए। 2,10,000 रुपए को माइनस कर दिया तो मेरे पास रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 31 मार्च 2020 कितना आ गया, 50,60,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% ऑफ 50,60,000, ये आ गया जी मेरे पास। और सब मेरे पास क्या होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन।
द एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन 6,90,000 रुपए एट द रेट ऑफ 20%, क्योंकि जो कार का यूज है वो मोर देन 180 डेज का है, इसलिए अब यहां पे क्योंकि इसलिए रेट क्या है जी 20% है, ये ध्यान रखना। एडिशनल 20% है, हो सकता है एग्जाम में ना दिया हो। 1,38,000 तो ये डेप्रिसिएशन आ गया मेरे पास 8,97,000। और मुझसे पूछा गया है कि रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2020 भी कैलकुलेट कीजिए, तो वो भी हमने कर दी, ये मेरे पास आ गई। दूसरा मेरे ब्लॉक ऑफ एसेट आ जाता है 30% ब्लॉक, जिसमें मोटर है, लॉरीज एंड बसेस है। ये वाला जो है 30% ब्लॉक आ गया। ओके, तो 30% ब्लॉक में अब देखिए हमारे पास कि सबसे पहले क्या है, ये है रिटर्न डाउन वैल्यू। तो रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2019 यहां रख देता हूं, नजर आ रहा होगा आपको, राइट, 6,40,000। उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ न्यू बस एक्वायर्ड ऑन 1 दिसंबर 2000 लेस देन 180 डेज, कितने 2,80,000 रुपए की। टोटल मेरे पास 9,20,000 हो गया। लेस मनी रियलाइज्ड कितने में बेच दिया हमने, 4,15,000 रुपीज में बेच दिया। तो रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 20 कितना हो गया, 5,05,000 हो गया। सबसे पहले तो हम डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 30% किसके ऊपर है, हाफ ईयर का, या 15% बोलो क्योंकि 180 डेज से कम है, इसलिए सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी पड़ती है, जो नई एसेट है 2,80,000। और बाकी का जो बैलेंस बच गया डेप्रिसिएशन बैलेंस, अब 5,05,000 में से 2,80,000 बच गया, तो ये मेरे पास जो फिगर आ गई है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया एट द रेट ऑफ 30%, वो आ गया 67,500। दोनों का टोटल किया मैंने और ये हो गया 1,09,500। इस तरह से रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2020 इज 3,95,500 रुपीज। ठीक है जी। अच्छा, अब अगली एसेट देखते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एयरक्राफ्ट, ये 40% है प्लांट एंड मशीनरी में। चलिए जी, इसकी बात भी करते हैं। अब आप देखिए प्लांट एंड मशीनरी में एयरक्राफ्ट नजर आ रहा होगा, ये देखिए। तो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019 35,50,000 यहां से उठा लिया मैंने। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्या है, नील है। टोटल कितना हो गया, वही रह गया। लेस मनी रियलाइज्ड कोई नहीं है, मनी रियलाइज। तो रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2020 कितना हो गया, 34,50,000। अब डेप्रिसिएशन क्या होगा एट द रेट ऑफ 40%, 13,80,000। तो रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 20 कितना होगा, 20 लाख। ठीक है जी। तो ये मेरा डेप्रिसिएशन आ गया यहाँ पे। मुझे तो क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन चाहिए, जिसको मैंने किसके साथ कंपेयर करना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंगली। अच्छा, उसके बाद मेरे पास आ जाती है इंटेंजिबल एसेट्स। तो मेरे पास पेटेंट राइट है, टेक्निकल नो हाउ है। ओके, ये है मेरा इंटेंजिबल एसेट्स 25% ब्लॉक। तो कॉस्ट ऑफ द पेटेंट राइट, बिल्कुल अब यहां पे रिटर्न डाउन वैल्यू तो मेरे पास नील आ रही है, तो मैंने पेटेंट राइट 1 नवंबर 2019 को परचेज किया है, ये देखिए 8 लाख रुपीस का। ठीक है जी, तो मैंने 8 लाख लिख दिया। कॉस्ट ऑफ टेक्निकल नो हाउ मैंने 6 लाख के कहते हैं, मैंने 6 लाख रुपए लिख दिया। पीछे तो सब कुछ नहीं आया, तो ये 14 लाख रुपए हो गया। मनी रियलाइज्ड कुछ भी मैंने सेल नहीं किया, तो नील आ गया। रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी होगी, 14 लाख। डेप्रिसिएशन एट द रेट 25% फॉर हाफ ईयर, क्योंकि दोनों जो है 1 नवंबर 2019 को परचेज किए हैं और इनका जो पुट टू यूज है वो दैट इज फॉर लेस देन 180 डेज, देयरफॉर द हाफ ऑफ द डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड। या तो आप रेट हाफ कर लीजिए या ईयर टाइम पीरियड हाफ कर लीजिए, मैंने आपको बताया आपकी इच्छा है। इस तरह से मैंने 14 लाख का 25% पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो 1,75,000। अब रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2022 कितना हो गया, 12,25,000 रुपीज। तो मुझे क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन चाहिए। तो जी ठीक है जी, डेप्रिसिएशन अगर चाहिए तो कितना होगा डेप्रिसिएशन, एक मेरा ये आ गया जी डेप्रिसिएशन। जो पहला डेप्रिसिएशन है वो है ये कितना जी, 8,97,000, ये दोनों का टोटल। ठीक है, दूसरा डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहां जगह कम थी इसलिए, अदरवाइज ये यहीं से आ जाता है। ये देखो डेप्रिसिएशन कॉलम है, इसी का टोटल हम करके यहां आ जाता है, तो मुझे थोड़ा लिखना पड़ा। दूसरा मेरा जो डेप्रिसिएशन है वो है 1,09,500, इन दोनों का टोटल, ये लो जी। उसके बाद तीसरा डेप्रिसिएशन मेरे पास आ गया 13,80,000, यहां आना था ये,
तो ये 13,80,000 है। उसके बाद चौथा डेप्रिसिएशन मेरा ये आ गया 1,75,000, ये आ गया। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 25,61,500। ये कौन सा डेप्रिसिएशन है? दैट इज फ्रॉम द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। और अब हम मुझे प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंगली दे रखा होगा, तो मैं इसको अलाउड करूंगा। जो मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसको मैं डिसअलाउड करूंगा। अपने आप ही दोनों की क्या हो जाएगी? एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो ये जो था, ये था जी हमारा सेक्शन 32, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। और अगला नेक्स्ट चैप्टर जो कैपिटल गेन का चैप्टर है वो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो आपका पूरा न्यूमेरिकल है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, वो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप कि ये अब आपको सारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा लर्न करेंगे। अब आप खुद जो है क्वेश्चंस लीजिए, उसके बाद उसमें देखिए कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा, कौन सी कंडीशन फुलफिल है, ब्लॉक ऑफ एसेट कौन सा है, और इस तरह से सारी विजिलेंट रहिएगा, तब जाकर के आप डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करिएगा। जो भी आपको न्यूमेरिकल में पूछा होगा उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि अब आप इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि अब आप उस न्यूमेरिकल को जो है, अगर डेप्रिसिएशन का इंडिपेंडेंट न्यूमेरिकल भी आ जाता है तो भी आप इस पोजीशन में होंगे कि आप उसको सॉल्व कर लें।